लेट्स बाय पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के बाद आदमी का जो निवेश करने का तरीका है वो एकदम से 360 डिग्री चेंज हो जाता है। रिटायरमेंट से पहले तो वो हर जगह निवेश करने की सोचते हैं, इक्विटी में भी करते हैं, डेट में भी करते हैं, प्रॉपर्टी में भी करते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनका तरीका एकदम बदल जाता है, 360 डिग्री चेंज हो जाता है। 360 डिग्री चेंज होने का मतलब कि जहां वो पहले इक्विटी में निवेश करना चाह रहे थे वहां वो अब सेफ साइड में जाना चाहते हैं। लेकिन कई बार जाने अनजाने में रिटायरमेंट के बाद इंसान कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिसकी वजह से वो अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन में भी पैसे के अभाव में रहते हैं। और वो ऐसी क्या गलतियां होती है जिसकी वजह से उनके पास पैसे का अभाव रहता है या फिर वो परेशानी सी में रहते हैं। तो इस बारे में ही हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। सबसे पहले गलती तो जब रिटायरमेंट के बाद इंसान क्या करता है कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे को किस तरीके से विड्रॉल करना है उसकी प्लानिंग नहीं करते। रिटायरमेंट के बाद पैसा आ गया, चाहे वो आपके जो भी रिटायरमेंट फंड था उससे आ गया या फिर आपने कोई भी सेविंग कर रखी थी उससे आपके पास में एक सम अमाउंट इकट्ठा हो गया। अब आपको उस रिटायरमेंट के बाद उस पैसे को किस तरीके से विड्रॉल करें, क्या ऐसी प्लानिंग रखें जिससे आपका पैसा हर महीने या हर क्वार्टरली आपको एक निश्चित पैसा देता रहे, उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाती। और उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाती उसकी वजह से वो कहीं भी आनंद फानंद में अपना निवेश कर देते हैं। तो दोस्तों, पहली गलती तो रिटायरमेंट के बाद यही होती है कि प्रॉपर रिटायरमेंट का विड्रॉल प्लान नहीं बना हुआ होता। तो विड्रॉल प्लान बनाइए। विड्रॉल प्लान बनाने के साथ आप मंथली विड्रॉल प्लान बनाइए कि आपने कोई पैसा ऐसी जगह निवेश कर दिया जहां से आप सबसे शुरुआत में आप 4 से 5% विड्रॉल कीजिए। उसके बाद आप महंगाई को देखते हुए हर साल उस पैसे को इंक्रीज कर सकते हैं। अब उसके लिए भी जरूरी क्या होता है कि आपने वो पैसा जहां डाला उस जगह से आपको कितने रिटर्न वापस मिल रहे हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए आपने पैसा डाला ऐसी जगह पे जहां से आपको सिर्फ 6% का ही रिटर्न मिल रहा है और आपने अगर विड्रॉल ही 7% किया साल का, तो आप फिर आखिरी के अंदर अपने पैसे से वो पैसा आप ही का पैसा पूरा होता चला जाएगा। तो सबसे पहली गलती तो जो ये होती है कि रिटायरमेंट के बाद एक प्रॉपर विड्रॉल प्लान नहीं होता, उसको ना कीजिए। उसकी जगह आप एक प्रॉपर विड्रॉल प्लान सेट कीजिए। अपने निवेश सलाहकार के साथ बैठ के अपने एक प्रॉपर विड्रॉल प्लान को काम में लीजिए और साल के दर साल महंगाई को देखते हुए अपने विड्रॉल को बढ़ाते रहिए ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करता रहे। दूसरी जो गलती दोस्तों जो होती है वो होती है कि कई बार लोग एन्युटी प्लान खरीद लेते हैं रिटायरमेंट के बाद। एन्युटी प्लान जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनीज का एक एन्युटी प्लान होता है जिसको पेंशन प्लान बोलते हैं, वो खरीद लिया जाता है। अब एन्युटी प्लान के अंदर ऐसे कोई खराबी नहीं है। एन्युटी प्लान आपको एक फिक्स ब्याज देगा। आपका पैसा, एन्युटी प्लान भी दो तरीके के होते हैं। एक तो वो होता है कि आप जब भी उसकी मैच्योरिटी होएगी 10 साल 15 साल 20 साल बाद आपका जो पैसा है वो वापस मिल जाएगा। और दूसरा जो होता है वो ये होता है कि अगर आप नहीं रहे उस अनुपस्थिति में वो पैसा आपके नॉमिनी को नहीं मिलता और वो पैसा आपका वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। दोनों एन्युटी प्लान के अंदर थोड़े से रिटर्न ऊपर नीचे होते हैं। जो प्लान जिसमें आपको वापस पैसा मिलेगा उसमें एन्युटी कम आती है और जो प्लान जिसमें आपको वापस पैसा नहीं मिलेगा उसमें आप एन्युटी ज्यादा ले सकते हो। लेकिन एन्युटी प्लान के साथ कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं, लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि एन्युटी जो भी होती है वो पेंशन की तरह आपके टैक्सेबल होती है। तो मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए लगाए और आपने 7% की एन्युटी ले ली, तो 50 लाख का 7% हो गया 3.5 लाख रुपए साल का। वो आपका 3.5 लाख रुपए पूरे साल का आपकी इनकम में जुड़ेगा और उसकी टैक्स लायबिलिटी उसके हिसाब से होगी। तो एक तो लिमिटेशन ये है कि एन्युटी टैक्सेबल होती है। दूसरी, अगर 15 साल की मान लीजिए आपने एन्युटी प्लान ले लिया और 15 साल के बीच में आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ गई, आपको विड्रॉल करने की जरूरत पड़ गई, तो आप अपना उस प्लान को विच्छेद नहीं कर सकते।
आप उसको बंद नहीं करवा सकते, और बंद करवाएंगे तो आपके चार्जेस लग जाएंगे। तो एन्युटी प्लान में लचीलापन नहीं है, मतलब आपके जब मर्जी आए जब आप अपना पैसा विड्रॉल करना चाहो, वो पॉसिबिलिटी एन्युटी प्लान में नहीं मिलती है। तो एक दूसरी गलती कई बार लोग ये भी करते हैं कि अपना पूरा का पूरा पैसा एन्युटी प्लान में डाल देते हैं। अब एन्युटी प्लान में अगर पूरा का पूरा पैसा डाल दिया तो क्या होगा, आपको कभी लिक्विडिटी की जरूरत पड़ गई तो आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए एक गलती ये भी ना करें कि एन्युटी प्लान ही ना खरीदे, इसके साथ कुछ और सिमिलर प्लान भी खरीदे ताकि आपको लिक्विडिटी बनी रहे रिटायरमेंट के बाद। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कभी भी जरूरत पड़ सकती है पैसे की। हो सकता है आपको अपने पोते पोतियों के लिए कुछ पैसा देना हो, या हो सकता है आपको अपने बच्चों के लिए कुछ पैसा देना हो। तो इसलिए कभी भी एक अकेले प्लान पे निर्भरता ना रखें। तीसरी जो गलती करते हैं वो गलती बड़ी ही कॉमन गलती है। रिटायरमेंट के बाद जैसे ही आप 60 साल के ऊपर पहुंचते हैं, आप बोलते हैं मुझे अब इक्विटी फंड में पैसा नहीं लगाना। जबकि दोस्तों इक्विटी फंड ही एक ऐसे मात्र फंड है जो कि आपको महंगाई से बीट करते हुए आपको रिटर्न बना के देते हैं। और लेकिन रिटायरमेंट के बाद पूरा का पूरा अमाउंट आप इक्विटी से दूर करना चाहते हो। और उसमें होता क्या है, उसमें होता सिर्फ यही है कि आपने अगर पूरा प्लान ऐसी जगह डाल दिया कि मान लीजिए आपने पूरा ही बैंक एफडी कर दी। अब बैंक एफडी में आपको 7% का रिटर्न मिल रहा है और बैंक एफडी का ब्याज भी आपका टैक्सेबल है, तो आप फिर उस इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 6 से 7% का इन्फ्लेशन भी सालाना चलता है। तो इक्विटी में ये नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा डाल दीजिए, लेकिन कुछ अमाउंट आप इक्विटी में रखिए ताकि आपके रिटर्न एनहांस हो सके, रिटर्न बढ़ सके आपके। क्योंकि इक्विटी का इतिहास ये कहता है कि अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं 5 साल 7 साल 10 साल के लिए, तो आप लगभग 11 से 12% साल के रिटर्न आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपने उस रिटायरमेंट के बाद के फंड में इक्विटी के स्टॉक्स को, इक्विटी म्यूचुअल फंड को समावेश कीजिए ताकि आपके रिटर्न बढ़ सके और आप महंगाई का फायदा उठा सके। तो ये गलती ये भी करते हैं कि इक्विटी से दूर चले जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, वो ना करें। थोड़ा बहुत इक्विटी में भी निवेश करें ताकि आपके रिटर्न बढ़ सके। अगली गलती ये होती है दोस्तों कि सिर्फ मेडिकल खर्चों के लिए मेडिकल का कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा था, और आपने क्या किया कि जो भी पैसा आपके पास है उसी में से मेडिकल के खर्चे निकल रहे हो। दोस्तों मेडिकल के खर्चे कई बार ऐसे होते हैं, खास करके रिटायरमेंट के बाद, कि मेडिकल के खर्चे बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए समय रहते हुए ही अपना एक मेडिकल इंश्योरेंस भी लेके रखें ताकि आपको कुछ खास बीमारी के टाइम कभी कुछ ज्यादा पैसा आपका खर्च हो तो वो मेडिकल इंश्योरेंस से आपकी हेल्प हो सके। लेकिन वो काम आपका समय रहते होना पड़ेगा। जब आप रिटायरमेंट के उम्र से बहुत पहले हो तब आप वो काम कीजिए ताकि आपको रिटायरमेंट तक वो आपका प्लान चलता रहे। तो रिटायरमेंट के बाद भी आपका वो प्लान कंटिन्यू रहे, तो आपको मेडिकल के लिए कहीं आपके पैसे को खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये गलती भी कई बार लोग करते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेते, तो वो गलती भी ना करें और मेडिकल इंश्योरेंस भी समय रहते हुए ले ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद कोई समस्या नहीं आए। अगली जो गलती होती है दोस्तों वो होती है कि एस्टेट प्लानिंग नहीं करते। एस्टेट प्लानिंग से मतलब कि अपनी न तो विल बनाते हैं, न आपका जो पैसा है, जो भी आपका पैसा है, चाहे आपका निवेश किसी भी जगह किया हुआ है, बैंक में किया हुआ है, पोस्ट ऑफिस में किया हुआ है, या म्यूचुअल फंड में किया हुआ है, या फिर आपकी कोई जमीन खरीदी हुई है, या फिर आपने कोई सोना ले रखा है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते कि मेरे बाद ये पैसा किस किस के पास कितना कितना जाएगा। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अगर किसी परिवार में 4 बच्चे हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो परिवार का मुखिया होता है उसके जाने के बाद बच्चों में आपस में झगड़े होते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उस पैसे को लेकर विवाद होते हैं। तो समय रहते हुए एस्टेट प्लानिंग जरूर करें ताकि आपके जाने के बाद आपके पीछे रहने वालों को कभी भी किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों कई बार प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए झगड़े ऐसे होते हैं कि परिवार की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच जाती है। इसलिए समय रहते हुए एस्टेट प्लानिंग जरूर करनी चाहिए ताकि आपके जाने के बाद आपका वो पैसा किसको मिले वो प्रॉपर तरीके से बंदोबस्त हो सके। अगली जो गलती क्या होती है, कई बार रिटायरमेंट के बाद ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग अपने रिटायरमेंट के पैसे को प्रॉपर्टी में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी चल रही है, भाव बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी में अच्छे रिटर्न आते हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉपर्टी एक अचल संपत्ति है और प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है
वो है लिक्विडिटी का। दोस्तों, आप बैंक एफडी को, आप म्यूचुअल फंड को समय रहते कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो, एनी टाइम एग्जिट ऑप्शन होता है। लेकिन प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है कि आपको आज की आज आपकी प्रॉपर्टी बेचनी हो तो वो नहीं बिक पाएगी, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और वो इंतजार हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने का भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपको जो भाव आपको चाहिए, कई बार वो भाव नहीं मिलेंगे, और कई बार ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के बाद के पैसे को प्रॉपर्टी में डाल देते हैं। तो इसलिए गलती ये ना करें कि प्रॉपर्टी में ही पैसा डाल दें, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत इलिक्विड प्रॉपर्टी होती है, इलिक्विड असेट क्लास है, जल्दी से आप उसके अंदर पैसा नहीं निकाल सकते। इसलिए अपने पैसे को विभाजित कीजिए अलग अलग जगह। ये नहीं कि प्रॉपर्टी के भाव बढ़ रहे हैं इसलिए मैं पैसा पूरा का पूरा पैसा प्रॉपर्टी में डाल दूं। इसलिए एक गलती ये भी जो होती है कि सारा का सारा पैसा प्रॉपर्टी में डाल देते हैं, वो ना करें। अपने पैसे को डिवाइड करें, अलग अलग जगह पे डालें, ताकि आपको कभी लिक्विडिटी की जरूरत पड़े तो आप निकाल सको। एक गलती जो है वो क्या है कि सारा का सारा निवेश ऐसी क्लास में कर दिया, ऐसी जगह कर दिया जहां से जो भी रिटर्न मिल रहा है वो टैक्सेबल हो जाता है। जैसे एन्युटी की बात करूं, टैक्सेबल है। जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स की कोई स्कीम की बात करूं, वो भी टैक्सेबल है। बैंक एफडी की बात करें तो वो भी, उसका रिटर्न भी, उसका ब्याज भी टैक्सेबल है। तो आपको रिटायरमेंट के बाद इन सारे पैसे का जो भी ब्याज आएगा उस पर भी टैक्स लग जाएगा। मान लीजिए आपकी पेंशन आ रही है साल की, महीने की 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तो आपने पेंशन के रूप में कमा लिए, और 12 लाख के बाद आपने अगर कोई ऐसी जगह निवेश कर रखा है जहां से ब्याज ही 5 लाख रुपए आ रहा है साल का, तो 12 लाख आपकी खुद की इनकम, 5 लाख रुपए ब्याज, आपका इनकम हो गया 17 लाख रुपए। और नए वाले टैक्स रिजाइम में आपको मिलेगा एडवांटेज 12.5 लाख रुपए का। उसके बाद जो अमाउंट बढ़ता है उस पे आपको बेस स्लैब से आपकी टैक्स रेट चालू हो जाती है, तो आपका टैक्स बर्डन ज्यादा हो जाता है। इसलिए अपने निवेश को अलग अलग जगह रखिए ताकि आपको टैक्स बर्डन ना पड़े। कुछ निवेश आपका ऐसी जगह भी कीजिए जहां पर टैक्स लायबिलिटी कम आती है, जैसे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में निवेश करने पे आपको 1 साल के बाद ब्याज लगेगा, 1 साल के बाद टैक्स लगेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा, और उसमें भी 1.25 लाख रुपए तक आप साल का कैपिटल गेन बचा सकते हो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, और उसके बाद भी सिर्फ 12.5% टैक्स लगता है। लेकिन बैंक एफडी में आप जिस इनकम स्लैब में आ रहे हो उसके अनुसार टैक्स लगेगा। एन्युटी भी आपकी इनकम में जुड़ेगी, तो जिस इनकम स्लैब में आप आते हो उसके अनुसार टैक्स लगेगा। तो आप जो है वो अपने पैसे को ऐसी जगह ही निवेश ना करें जहां से ब्याज ही टैक्सेबल ज्यादा हो गया। अलग अलग जगह डिवाइड करें ताकि आप अपने टैक्स बर्डन को कम कर सकें। और रिटायरमेंट के बाद टैक्स देना थोड़ा ना अखरता ही है, इसलिए टैक्स बर्डन को कम करने के लिए अलग अलग जगह निवेश कीजिए। और एक और बात जो गलती करते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी लोन ले लेते हैं। दोस्तों, भले ही आप लोन अपने परिवार के किसी और सदस्य के लिए ले रहे हो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद लोन लेने को अवॉइड करें, क्योंकि दोस्तों रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है वो एक ऐसी लाइफ है जिसके अंदर आप शांतिपूर्वक अपना जीवन जीना चाहते हैं बिना किसी टेंशन के। और वहां पे अगर आपने लोन का बर्डन ले लिया तो वो फिर आपके कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद कोशिश ये करें कि आप कोई लोन ना ले, ताकि आप अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। तो दोस्तों, ये जो गलतियां थी, ये 8 गलतियां हमने आपको बताई। इन गलतियों से आप ये सीखें कि रिटायरमेंट के बाद के जीवन को जीने के लिए आप अलग अलग जगह निवेश कीजिए, एस्टेट प्लानिंग प्रॉपर कीजिए, ताकि आपके जाने के बाद आपके परिवार वालों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश कीजिए जहां से आपकी टैक्स बर्डन कम हो सके। लोन ना लेवें, और एन्युटी प्लान, केवल एन्युटी प्लान में निवेश ना करें। साथ ही साथ आप अनावश्यक रूप से इक्विटी से दूर न भागे। इन सब प्लान बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना रिटायरमेंट प्लान कीजिए। तो आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके उन रिटायरमेंट लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि रिटायर हो रहे हैं या रिटायर होने वाले हैं। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.
presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app